हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम्स 2025 का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। एडुटेरिया पब्लिकेशन का बुक है ये और सेट नंबर 10 आज हम लोग देखेंगे इस बुक का। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। टोटल 100 प्रश्न हम लोग फुल डिस्कशन के साथ कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है इसमें चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है इसमें कि मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो वह थे शिशुनाग। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को सत्ता से हटाकर मगध पर नागवंश की नींव डाली थी और शिशुनाग ने ही अवंती एवं वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंडमक की संधि से निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो वह युद्ध था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के समय 1878 से 80 ईस्वी के बीच हुआ था और इस युद्ध की समाप्ति गंडमक की संधि से हुआ था और इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों का वर्चस्व अफगानिस्तान पर स्थापित हो गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? तो वह था देवराय का युद्ध। ठीक है, औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच अंतिम युद्ध मई 1659 ईस्वी में अजमेर के निकट देवराय की घाटी में हुआ था और इसी में दारा शिकोह अंतिम रूप से पराजित हुआ था। इसके बाद दारा शिकोह को धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला घोषित कर मृत्युदंड दिया गया और औरंगजेब ने इसके बाद दिल्ली में दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? हेनरी डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है और आज़ादी के पश्चात रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? तो शेष रहेगा प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज बराबर होता है प्राथमिक घाटा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में क्या है? तो इसका आधार वर्ष हो जाएगा 2011 से 2012, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो यह अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 5 सितंबर 2005 ईस्वी को। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 5 सितंबर 2005 ईस्वी को पारित किया गया था एवं 2 फरवरी 2006 ईस्वी को लागू किया गया। ठीक है, 2006 ईस्वी को लागू किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 9। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि भगवती समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बेरोजगारी के अनुमान से। भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। इसका गठन 1973 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1973 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था? तो इनको सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में निम्न में कौन शामिल नहीं था?
तो इस समिति में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। देखिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था और इस हत्याकांड में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी और इस हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर था। और इसी हत्याकांड की जांच हेतु 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें 5 अंग्रेज तथा 3 भारतीय सदस्य थे, लेकिन उसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? पूना सार्वजनिक सभा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को महादेव रानाडे, गणेश जोशी, एस.एच. चिपलुंकर द्वारा किया गया था और इस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो वह थे खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम शासन खिलजी वंश ने किया था। 1290 से 1320 ईस्वी तक जो है खिलजी वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गया था, जबकि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था तुगलक वंश, जो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है? सही आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांची। ठीक है, सांची। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? तो उसका प्रधान था हरकिशन सिंह। ठीक है, हरकिशन सिंह। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। गांधी इरविन समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। देखिए तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है और इसी समझौते के बाद कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को राजी हुआ था और लॉर्ड इरविन ने भी गांधी जी के कुछ मांगों को माना था इसमें। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है इसमें कि अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन किया गया था 1927 ईस्वी में। ठीक है, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1927 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए BMD यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान हेतु किया जाता है और यह एक हड्डी का रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या टोटल 54 है। ठीक है, टोटल 54 और इसमें सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल से सम्मानित नहीं किया गया? राइट आंसर 1972 ईस्वी। देखिए फ्रेंड्स, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने किया था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसे 1917 ईस्वी, 1944 ईस्वी और 1963 ईस्वी में विशिष्ट कार्य हेतु शांति के नोबेल क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि इसे 1972 में यह सम्मान नहीं दिया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। हम्पी अवशेष को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो इसे शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में 1986 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल सही है। हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है?
यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO जल्द ही 4.1 किलोमीटर लंबी सिंकुला सुरंग का निर्माण कार्य आरंभ करेगा और यह 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनी विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सुरंग होगा। यह सुरंग मनाली से लेह तक सभी मौसमों में संपर्कता को सुनिश्चित करेगी। तो कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो इसमें आरक्षण दिया गया है 33%। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएगी और इस कदम से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? राइट आंसर ओडिशा। सुभद्रा योजना की शुरुआत ओडिशा सरकार द्वारा की गई है और इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की उम्र की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 2024-25 से 2028-29 तक की अवधि तक हर साल 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है? तो वह देश हो जाएगा चाइना। वर्ष 2023-24 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है। इसमें दूसरे स्थान पर USA यानी कि अमेरिका रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी चाइना राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा भारत का 2023-24 में चीन के साथ 118.4 बिलियन, ठीक है, 4 बिलियन डॉलर जो है इसका व्यापार हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कोच्चि में, ठीक है, कोच्चि में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। ओणम उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है और यह 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है और ओणम को खास तौर पर खेतों की अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है अब इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है इसमें कि कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? वह किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स वो संबंधित है जूडो खेल से, ठीक है। कपिल परमार पैरालंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्ट्रार में 3 भारतीय पुस्तकों को शामिल किया गया है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है मुद्रा राक्षस, बाकी रामचरितमानस, पंचतंत्र और हृदय लोकन को इसमें शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? वह कौन से IIT है? तो वह है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न दिया है चलिए इसको देखते हैं। बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका प्रकाश कुमार हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश कुमार और ब्रजेश मल्होत्रा को बिहार राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? तो इसमें टोटल 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। और 2024 में यह पुरस्कार 4 व्यक्तियों तथा 1 संगठन को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर माह में, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये उद्घाटन किया गया इनके द्वारा महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कितने केजी प्रतिस्पर्धा से बाहर किया गया था?
सही हो जाएगा 50 केजी। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को उनके स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले महिलाओं के 50 केजी वर्ग में 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। विनेश फोगाट भारत के हरियाणा राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र यानी कि WMCC की 31वीं बैठक 2024 से कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया था बीजिंग में। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? बीजिंग में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? उसका नाम है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप भारत का पहला स्वदेश रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है और इसे 29 अगस्त 2024 को गोवा में लॉन्च किया गया। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ ये बिल्कुल सही आंसर है। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो वह बंदरगाह है वधावन। भारत का नवीनतम बंदरगाह वधावन बंदरगाह है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष हैं बी रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में पूर्व न्यायाधीश बी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इनको 2002 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा 1988 ईस्वी में जो है 1988 ईस्वी में इनको पद्मश्री और 2023 ईस्वी में पद्म विभूषण सम्मान भी इनको दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया है जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है? तो वह है हिमाचल प्रदेश विधानसभा। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा द्वारा बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया गया है और इसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण है? मत्स्य ये तत्सम शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उप जो है ये उपसर्ग हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? निम्न में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे कौन जो दिया गया है। ठीक है, कौन। ऑप्शन नंबर डी होगा। धर्म शब्द का विशेषण निम्न में क्या होगा? तो धर्म का विशेषण हो जाएगा धार्मिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। ठीक है। कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? इस पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल कुंडला एक बंगाली भाषा में लिखित प्रेम उपन्यास है। इसमें कपाल कुंडला नामक एक वनवासी कन्या की कहानी का उल्लेख किया गया है और इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो इसका पैसिव फॉर्म में जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियवियर शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा ट्रिक। ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही ब्लैंक दिया गया, यहाँ पे फिल करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केम। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया है अब इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 51। इस प्रश्न में है कि फर्न, हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? ये संबंधित है टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइटा बीजाणु उत्पादक संवहनी पौधे हैं और इसका मुख्य पादप शरीर एक द्विगुणित स्फेरोफाइट है जिसमें स्पैरोगैरिया के साथ स्फेरोफिल नामक विशेष पत्तियां होती है और यह अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए अगुणित बीजाणु उत्पन्न करती है टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। घोंघे जंतु जगत की किस संघ का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है मोलस्का संघ का।
ठीक है। मोलस्क का द्वितीय सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी संघ है और घोंघे अकशेरुकी है तथा यूकैरियोटा डोमेन और एनिमेलिया जगत से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टेज को ग्लूकोज में विघटित करता है। दूसरा एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ 1 और 2 दोनों, ये बिल्कुल सही होगा। मानव शरीर के किस अंग के विकास की अवस्थाओं को एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित किया गया है? राइट आंसर इसका बाल हो जाएगा। मानव शरीर में बाल के विकास को मुख्यतः एनाजेन, कैटाजेन तथा टेलोजेन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही आंसर इसका हो जाएगा 1%। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% उपयोग करता है और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में अधिकतम होता है जबकि हरा प्रकाश में न्यूनतम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस में रोकफोर्टाइन सी पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पनीर में। ठीक है, किस में पाया जाता है? पनीर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? ये बने होते हैं एस्क्लेरेनकाइमा ऊतक के। ठीक है, नारियल के रेशे युक्त छिलके में एस्क्लेरेनकाइमा ऊतक पाया जाता है और यह पौधों को शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। वह कौन सा पदार्थ है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनती है? तो वह पदार्थ है एंटीजेन। एंटीजेन राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रोटीन की रचना की व्याख्या किसने की थी? तो ये व्याख्या किया था पॉलिंग और कोरी ने। ठीक है, पॉलिंग और कोरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है? तो इसका नेटवर्क हो जाएगा ट्रेकिया। ट्रेकिया कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तात्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं? सही हो जाएगा लंदन परिक्षेपण बल। लंदन परिक्षेपण बल वह बल जो परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से उत्पन्न होते हैं लंदन परिक्षेपण बल कहलाता है और यह बल आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर निम्न में से क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं यौगिक। ठीक है, क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो वह हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो वह हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। सहसंयोजक यौगिक 2 या 2 से अधिक अलग अलग तत्वों के बंधन से बनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइंस की इलेक्ट्रॉन रागी संकलन अभिक्रियाओं की रेजियो सेलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? मार्कोव निकोव का नियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया हुआ है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पाद नहीं है। विकल्प हो जाएगा इसका नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? वह तकनीक हो जाएगा स्तंभ क्रोमैटोग्राफी।
स्तंभ क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किसी एक रासायनिक यौगिक को द्रव में घुले मिश्रण से अलग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी खनिज है जिसे सभी लोग लवण के रूप में जानते हैं, आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? तो वह है हैलाइट। ठीक है, हैलाइट आमतौर पर सेंधा नमक के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार का लवण है जो सोडियम क्लोराइड का खनिज रूप है। हैलाइट आइसोमेट्रिक क्रिस्टल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस कारक की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? तो वह कारक है आर्द्रता। देखिए, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई तरल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है? आवेग का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज तथा समझ निम्न में से किसके द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा फैराडे तथा हेनरी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज तथा समझ फैराडे तथा हेनरी द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत में कहा गया है कि बदलते चुम्बकीय प्रवाह द्वारा लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल लूप को फैलाने वाले चुम्बकीय प्रवाह परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन है कि गुरुत्वाकर्षण की इकाई त्वरण की इकाई के समान होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है? एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा? तो वह है गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंग दैर्घ्य के कितने क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के रूप में विभाजित किया जाता है? टोटल हो जाएगा इसका 7, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो वह शब्द हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और सरकार द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो ये वर्णन किया था कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 164। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 2019 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो वह है मतदान का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में कह रहा है कि रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गरीबी के आकलन से संबंधित है। ये रंगराजन समिति देश में गरीबी को मापने की पद्धति की समीक्षा करने के लिए जून 2012 में योजना आयोग द्वारा गठित की गई थी, जिसे 30 जून 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और श्री रंगराजन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार शहरों में प्रतिदिन 47 रुपये से कम खर्च करने वाले व्यक्तियों को गरीब माना जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है? सही है, अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये बिल्कुल सही आंसर है। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए थे?
तो सही आंसर इसका 1977 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? सही हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है, चलिए इसको देख लीजिए। भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ क्या है? तो PIL का अर्थ हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। देखिए, यह सार्वजनिक हित को सुरक्षित करने के लिए की गई मुकदमेबाजी को संदर्भित करता है और सामाजिक रूप से वंचित पक्षों के लिए न्याय की उपलब्धता को प्रदर्शित करता है और इसे न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन की व्यापक अल्पीकरण तकनीक नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है। सही आंसर इसका भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारण है? आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है करेवा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है? कश्मीर हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है ये फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो अशोधित मृत्यु दर जो है 2011 जनगणना के अनुसार वह है 7.1%। ऑप्शन नंबर बी होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया था? 1912 ईस्वी में शुरू किया था ये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद प्रश्न नंबर हो जाएगा 92। देखिए, इसमें कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिमालयी क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों और घाटियों में पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? तो वह झील हो जाएगा टीटीकाका झील। ठीक है, टीटीकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है और यह समुद्र तल से 3810 मीटर यानी कि 3810 मीटर ऊपर स्थित है और पश्चिम में पेरू तथा पूर्व में बोलीविया, दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है ये। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? वह है काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी खाली जगह दिया हुआ चक्कर पूरा करता है, कितना? सही हो जाएगा 1 चक्कर। ऑप्शन नंबर ए होगा। और उसके बाद अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैथ का क्वेश्चन आंसर टिक करते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ये होगा। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रीजनिंग का भी एक आध क्वेश्चन मिल सकता है इसमें। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 का ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ ये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स पिछले सेट की तरह ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जरूर देखिएगा इस सेशन को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो द्वारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।